हाय दोस्तों, आज फिर से नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम और अभी हम लोगों ने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। एज नॉर्मली हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसा दिखता है, क्या साइज़ होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात किया और लोब के बारे में बात किया। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली लोब के बारे में कि जो लोब्स हैं, जो पिट्यूटरी के अंदर लोब्स पाई जाती हैं, उसके अंदर जो इंडिविजुअली लोब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक लोब और पाया जाता है, इसे इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कहते हैं। तो अब हम जो है बात कर रहे हैं सिंपल सा कौन से एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, ये हम आपको ये पता है कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ पे होता है, सेला टर्सिका में सिचुएटेड होता है, ठीक। सेला टर्सिका में ये क्या सिचुएटेड होता है। और इसी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम अदर नाम से जानते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक। इसी पिट्यूटरी को हम इस नाम से जानते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसका एक अदर नेम है जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी टोटल पिट्यूटरी के बेड से अगर हम कंपेयर करें पिट्यूटरी के बेड का, तो पिट्यूटरी के बेड से इसका सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो 75% ऑफ वेट क्या करता है, कवर करता है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करेंगे तो पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों आएगी, तो उसमें अगर आप बात करेंगे सिर्फ पिट्यूटरी का है तो उस पिट्यूटरी का जो वेट है उसमें से सबसे ज़्यादा वेट होगा किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का। अप्रॉक्स कितना 75% ये टोटल वेट क्या करेगा, कवर करेगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी में मतलब कौन कौन पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक। अडर के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर कौन कौन सी 2 पार्ट्स पाई जाती हैं एक है पार्स डिस्टेलिस, ठीक, एक क्या है पार्स डिस्टेलिस और एक है पार्स ट्यूबर, एक है पार्स डिस्टेलिस और एक है पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक। 2 टाइप के होते हैं। और ये जो पार्स डिस्टेलिस होता है ये होता है पिट्यूटरी का लार्ज वाला, जो जैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का जो ज़्यादा पोर्शन बड़ा वाला पोर्शन है वो होता है पार्स डिस्टेलिस। और पार्स ट्यूबरैलिस जो होता है ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है क्या, शीथ एक प्रोवाइड करता है, एक चादर की तरह क्या करता है, लपेट के रखता है किसको, इनफंडिबुलम। जैसे इनफंडिबुलम से अपना जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस ये अटैच है तो इसी के ऊपर ये क्या करता है, चादर की तरह क्या करता है, लपेट के रखता है। जो इनफंडिबुलम है जिसे स्टाल को बोलते हो, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट करके रखता है, उसी के ऊपर ये क्या होती है, शीथ की तरह क्या कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये क्या हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। अब देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए ऐसा दिख रहा है ना, ये ग्लैंड ही है ये ग्लैंड। और लेकिन ये ग्लैंड ऊपर जब जाएगी तो ये वाला जो जहाँ इनफंडिबुलम जो जोड़ रहा है, इस इनफंडिबुलम को चारों तरफ से घेर के रखता है, ये पिट्यूटरी का पार्ट ही है, ठीक। अपर पार्ट है पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी का अपर पार्ट है। और लोअर पार्ट क्या है, सबसे बड़ा पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पिट्यूटरी का है ये क्या है, पार्स डिस्टेलिस है। और ये जो नेक के पास है इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक है। ये इस तरह से देखने को स्ट्रक्चर मिलता है। अब हम इसके बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, और उसके बाद इसके अंदर 2 पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता कौन है, और किस तरह से उसमें हार्मोन्स आते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और वो हार्मोन जाके सेल्स के ऊपर अपनी फंक्शन करती हैं, इस तरह से बॉडी का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करता है। तो नेक्स्ट है, तो अब हम लोगों ने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली पार्ट जान रहे हैं। अभी हमने वो कनेक्टेड नहीं बताया कि किससे कनेक्ट होता है, अभी नेक्स्ट क्लास में उसको हम बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम एक अदर नेम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होते, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, इसका हार्मोन्स आता है। और पोस्टीरियर एंटीरियर में क्या था, एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, उसमें ग्लैंड्स होती है, उसमें जो वेन्स होती है वेन्स के थ्रू आती है, ठीक है, कैपिलरी के थ्रू आती है। अब ये क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बोल रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे उसमें एंटीरियर को क्या बोल रहे थे, एडिनोहाइपोफाइसिस, उस तरह ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोल रहे हैं,
न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस दो पार्ट से क्या होता है, बना होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस कितने पार्ट से, दो पार्ट से, मतलब कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, पार्स नर्वोसा से, पार्स नर्वोसा, और दूसरा है इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टाल्क से। ये दो चीज से मिलके आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये बनी होती है। अब ये जो पार्स नर्वोसा होता है, ये जो ज्यादा पोर्शन, जो लार्ज वाला पोर्शन दिखता है पिट्यूटरी का, उसको बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, जैसे ये पिट्यूटरी हो गया, ये हो गया, ये क्या है, और ये पूरा पार्ट, यहाँ से पूरा पार्ट, ये जो जितना पार्ट दिख रहा है ये पूरा पूरा क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पूरे पार्ट को ही हम क्या है बोल रहे हैं, पार्स नर्वोसा बोल रहे हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ पे स्टाल की तरह जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। मतलब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट है, इनफंडिबुलम और पार्स नर्वोसा, ये दोनों मिलके पूरे पिट्यूटरी को क्या करती हैं, बनाती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड को। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनफंडिबुलम होता है, जिसे हम स्टाल को भी बोलते हैं, ये देखने में कैसा लगता है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये कनेक्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखो ये क्या करता है, फनल शेप, क्योंकि ये ऐसे ट्यूब की तरह यहाँ दिखता है, ठीक, ऐसे फनल शेप में दिखता है, और यह कनेक्ट होता है किससे, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्या करता है, इसको कनेक्ट करके रखता है। और उसके बाद ये डेवलप कैसे होता है, ये इसके अंदर क्या होता है कि जो ये इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टाल होता है, ये डेवलप होता है किससे, न्यूरोएक्टोडर्मल लेयर से। न्यूरोएक्टोडर्मल लेयर से क्या होता है, ये डेवलप हुआ रहता है, और उसके बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल्स। जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, और यहाँ पे भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये करती क्या है, ये रिलीज करती हैं क्या, अपना हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स बन रहा है उस हार्मोन्स को क्या करती है, ये रिलीज करती है और लेके आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर देती हैं। ठीक, तो अब ये जो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है। ठीक, लेकिन आती कहाँ है, इनफंडिबुलम से होके। इनफंडिबुलम ही उसको क्या करता है, लेके आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होती है न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स लेके आते हैं। ये तो एक फनल की तरह शेप होता है। ठीक, उसके बाद वो न्यूरॉन्स उसको लेके आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करती हैं, स्टोर भी कर देती हैं। और उसका फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन आप देखो इनफंडिबुलम, इसका फंक्शंस क्या होता है, जो इनफंडिबुलम होता है इसका फंक्शन ये होता है कि जो वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मतलब हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स आ रही हैं उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करना है। ठीक, मतलब कि एक ये लाइनिंग होती है ऐसे ट्यूब, और ये ट्यूब की तरह कैनाल फनल की तरफ बना रहा है, और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, हार्मोन्स को लेगा, उस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ये इसका काम होता है किसका, इनफंडिबुलम का। उसके बाद ये इनफंडिबुलम किस किस हार्मोन्स को लेके आता है, ये लेके आता है ऑक्सीटोसिन को और एडीएच को, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होती हैं, और लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके क्या होती है, स्टोर होती हैं, और उनको लेके वहाँ से कौन आता है, इनफंडिबुलम। और उसके बाद इनफंडिबुलम लेके आके स्टोर कहाँ कर देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड के अंदर, और ये तब तक स्टोर रहता है जब इसकी जरूरत होगी तब एज पर नीड, जैसे बॉडी में हमको जरूरत हुआ ऑक्सीटोसिन का तो ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हमें एडीएच की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेगा, तुरंत उसको रिलीज कर देगा। इस तरह से ऑक्सीटोसिन जब उसकी जरूरत पड़ेगा बॉडी को उस समय ये रिलीज करता रहता है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड। अब हम देखते हैं कि जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच, अभी तो ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हमने पूरा बता दिया कि किस तरह से कनेक्ट है, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं बताया था। तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी का जो देखेंगे कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए 2 पॉइंट छूट गया था, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर 2 पॉइंट छूट गए थे।
जो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ जो ग्लैंड है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? रोतक पाउच से। ठीक है, रोतक पाउच से ये क्या होती है? डेवलप होती है ड्यूरिंग कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो रोतक पाउच होता है, रोथैक पाउच जो होता है, रोथैक पाउच, उस रोथैक पाउच से क्या होता है? और एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है या ओरिजिनेट होता है। और उसी तरह से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड होती है ये भी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? आउट ग्रोथ ऑफ, कौन से? आउट ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन के जो फ्लोर होता है उसके अंदर आउट ग्रोथ होने की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन अब देखते हैं कि एक लोब और उसमें थर्ड लोब एक होता है। ठीक है, उसमें थर्ड लोब क्या होता है? पिट्यूटरी में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और ये पार्स इंटरमीडिया ही क्या होते हैं? इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अंदर इंटरमीडिएट लोब पाया जाता है, लेकिन वो वेल डेवलप नहीं होता, वो ना ही हार्मफुल होता है ना ही किसी प्रकार का फायदा देता है। बस एक हार्मोन्स को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, मेलानोसाइट का। ठीक, उसके बाद इसका क्या होता है? एट्रोफाइज हो जाता है। ये ज़्यादातर क्या होता है? एट्रोफाइज हो जाते हैं कब? जब फीटल ग्रोथ जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो उसी समय पे जो ये आपका क्या होता है? इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होती है, जो पार्स इंटरमीडिया जो होता है, ये क्या होता है? एट्रोफाइड हो जाता है, मतलब एट्रोफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और जो भी पाया थोड़ा पार्ट जो इसका पाया जाता है वो आप कंसीडर हमेशा करते हैं इसमें एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, कि ये ज़्यादा पोर्शन उधर ही क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट और हमारा छूट गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इसके अंदर से कौन कौन सी हार्मोन्स निकलती हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, उन सारे हार्मोन्स के बारे में और सेल्स के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका एकेडमिक सेशन के लिए मैं चला रहा हूँ, और इसके अंदर आप एग्जाम देने से पहले ये सारे क्लासेस देख के जाएंगे। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट अगर हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक पॉइंट है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन होता क्या है? देखिए, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, और ये हो गया क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे क्या है? ये जो पोर्टल ये एक तरह का क्या होता है? पोर्टल होता है। ये क्या करता है? जो हाइपोथैलेमस की जो हार्मोन्स होती हैं उन हार्मोन्स को क्या करता है? लेके आता है कहाँ पे? पिट्यूटरी के पास। ठीक, पिट्यूटरी के पास उसको कैरी करता है। ठीक, यहाँ पे देखो, जो ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन होती है, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कैरी ब्लड कंटेनिंग न्यूरो हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो ब्लड के अंदर क्या है? मौजूद होते हैं, ऐसे हार्मोन्स को वो हाइपोथैलेमस से ले आके एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करता है? छोड़ देता है। और वो कहाँ से लेके आता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या करता है? हाइपोथैलेमस से लेके आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करता है? छोड़ देता है। कौन लेके आता है? आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन करता क्या है? वहाँ जैसे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स होती हैं वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को ये कैरी के लेके आएगा, कहाँ पे छोड़ देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके बाद कुछ और पार्ट्स पाए जाते हैं। एक पार्ट पाया जाता है एक्सॉन ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। इसके अंदर पाए जाते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये क्या करती हैं? जो एक्सॉन, ये एक्सॉन होती है, ये एक्सॉन के थ्रू क्या करती है? ये एक्सॉन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ये मोर देन 10,000 सिक्रेटरी हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। कितना करती हैं? मोर देन 10,000 सिक्रेटरी हार्मोन्स को ये सिक्रीशन करती हैं।
लेकिन यह फैली कहाँ से रहती है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ रहती है, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। ये जो सेल्स होती हैं, एक्सॉन जो सेल्स है, कौन सा, एक्सॉन ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक फैली रहती हैं। ये फैली रहती हैं और यही क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन और एडीएच को लेके आके कहाँ छोड़ देती हैं, स्टोर कर देती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए ये लास्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसके बाद हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कौन हार्मोन का सीक्रेट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सॉन टर्मिनल की। ये एक्सॉन टर्मिनल होता क्या है, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक, और यहाँ से क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, एक्सॉन आई रहती है और इसके क्या होते हैं, टर्मिनल में स्नैप्स होती हैं, ठीक, ये और ये एक्सॉन क्या करती हैं, लेके आती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, ये एसोसिएट होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल से। ठीक, ये जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से क्या होता है, जुड़ा रहता है, और इस स्पेशलाइज, देखो ये टर्मिनल है, सॉरी ये गलत थोड़ा हो गया, ये टर्मिनल है, इसी टर्मिनल के पास क्या ये सेल्स पाई जाती हैं, जिसे इसे तो एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, और इसी के पास ऐसी छोटी छोटी पाउच में क्या होती हैं, सेल्स, छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीटोसाइट। क्या बोलते हैं, पीटोसाइट। अब क्या है कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लिया से क्या होती है, जुड़ी रहती है, एसोसिएट रहती है। ठीक, और उसी न्यूरोग्लिया से जो सेल्स जो जिससे जुड़ी होती है, जो न्यूरोग्लिया से जुड़ी रहती है, उसी न्यूरोग्लिया को हम बोलते हैं क्या, पीटोसाइट। पीटोसाइट ये क्या होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, ये भी सेल्स होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक, ये सेल्स जुड़ी होती है और ये पाई जाती है कहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल के पास ये क्या होती है, पाई जाती है। और उसके बाद जो ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये किसी भी प्रकार का हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक, ये क्या करता है, नो हार्मोन सिंथेसिस इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये किसी भी प्रकार के हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं करती है, ये सिर्फ क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। ठीक, but two hormones synthesized by the hypothalamic न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो ये देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसिस करती हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच का, और ये लाके वहाँ पे क्या छोड़ देंगी, कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पे क्या कर देंगी, स्टोर कर देंगी उस हार्मोन्स का। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार के हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं करती है, वो सिर्फ काम करता है क्या, स्टोरेज करने का। ठीक, अब उसके बाद जो स्टोरेज कर रहा है, दो हार्मोन्स का सिंथेसिस कर रहा है, और कौन कर रहा है, हाइपोफाइसियल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। उसके बाद जो हार्मोन्स आएगा, रिमेन स्टोर्ड इन द वेरी स्मॉल वेसाइकिल्स, मतलब छोटे छोटे वेसाइकिल्स में क्या होगी, ये जो हार्मोन्स होती है वो पैक्ड रहती है। ठीक, सारी हार्मोन्स को छोटे छोटे वेसाइकिल्स में क्या होती है, पैक करके रखती है उसी न्यूरॉन के अंदर। जैसे ये न्यूरॉन है, तो इसी न्यूरॉन के अंदर वेसाइकिल्स पाई जाती हैं। ठीक, ये न्यूरॉन हो गया, ये स्नैप्स हो गया, तो ये ठीक, तो इसके अंदर क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी वेसाइकिल्स पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स पैक्ड रहते हैं। ठीक, वो हार्मोन्स पैक्ड होके वहीं पे क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, और जाते हैं कहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल के पास, और एक्सॉन टर्मिनल के पास ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और उसी वेसाइकिल को हम बोलते हैं क्या, हेयरिंग बॉडीज। ठीक, हेयरिंग बॉडी होते हैं, और इसी हेयरिंग बॉडीज के अंदर हमारा क्या होता है, हार्मोन्स स्टोर होके रहता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब भी अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वेन में चला जाएगा। ठीक, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसियल वेन, उसके अंदर जाके वेन्स में चला जाएगा। ठीक, वहाँ पे जाने के बाद
ब्लड में मिल जाएगा और इस तरह से जहाँ जरूरत होगा वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक, मतलब कैपिलरी के थ्रू जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो कि ये कैसे हो रहा है, तो ये देखो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर क्या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे वेसाइकिल फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जब हाइपोफाइशियल सिक्रेटरी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जब सिंथेसिस करेंगी ऑक्सीटोसिन एडीएच का, तो वो क्या करती है वेसाइकिल में पैक हो जाएंगी, ठीक, उसको वेसाइकिल में पैक करके भाई कोई ट्रांसफर कर रहा है तो पैकिंग करके भेजेगा, तो उसी तरह से यहाँ वेसाइकिल में पैक करके उसको क्या करता है आगे की तरफ भेज देता है, कहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब टर्मिनल तक आता है तो उसी टर्मिनल तक आके वो हार्मोन्स क्या होते हैं वेसाइकिल में पैक रहते हैं और उसी में क्या होता है स्टोर हो जाते हैं, तो उसी वेसाइकिल को हम बोलते हैं क्या हेयरिंग बॉडीज, ठीक, उसी वेसाइकिल को हम क्या बोलेंगे हेयरिंग बॉडीज बोलेंगे। इस तरह से ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स में सेल्स क्या क्या एक्शन करती हैं इसके अंदर, वो उसके बारे में हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन्स निकलती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। अभी हमने हाइपोथैलेमस में देखा था कि डिफरेंट टाइप के रिलीजिंग हार्मोन्स निकल रहे थे, तो अभी तक बहुत लोग क्या होता है कि ऐसा बताते हैं कि हार्मोन्स सिर्फ वो बताते हैं कि ये हार्मोन्स आता है वहाँ पे स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी ये सिक्रीशन करती है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी पिट्यूटरी के अंदर भी डिफरेंट टाइप क्या सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स को वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करती हैं स्टिमुलेट करती हैं, तब जाके वो क्या करती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं। कैसे करती हैं, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, देखिए जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 5 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक, कितने टाइप के 5 तरह के सेल्स पाई जाती हैं, और उन 5 सेल्स को क्या करती हैं जो रिलीजिंग हार्मोन्स आती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की रिलीजिंग हार्मोन्स आ रही है, वो रिलीजिंग हार्मोन्स आके इन्हीं सेल्स के ऊपर क्या करती है वर्क करती हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलती हैं और वो जाकर डिफरेंट एंडोक्राइनल ग्लैंड के ऊपर क्या करती है अपना वर्क करती है। इस तरह से बॉडी का फंक्शन क्या करती है रेगुलेट करती हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं कौन कौन सी सेल्स है। पहला सेल्स कौन है सोमैटोट्रॉप्स सेल। ये सोमैटोट्रॉप्स सेल्स को हम ग्रोथ क्या करता है ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस कराता है। कैसे कराता है, जब आपके हाइपोथैलेमस से क्या आता है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स जब आता है तो वो रिलीजिंग जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स इसी सेल को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, और जैसे इस सेल को स्टिमुलेट करेगा तो इस सेल से निकलेगा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये देखो जैसे ये ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से आया हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस से क्या होता है आता है रिलीज होता है, और जब रिलीज अब देखो ये अपने आप से रिलीज होता नहीं, इसको भी कोई इनपुट चाहिए, हाइपोथैलेमस को भी कोई इनपुट चाहिए। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो लिम्बिक सिस्टम है रेगुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सब क्या करती है एक तरह से अब्जॉर्ब करती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को और ला के हाइपोथैलेमस को क्या करती है स्टिमुलेट करती है। तब हाइपोथैलेमस इन हार्मोन्स को क्या करता है रिलीज करता है, और इस तरह से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये हार्मोन्स आती है जब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद होता है क्या सोमैटोट्रॉप्स सेल्स, और इस सोमैटोट्रॉप्स सेल्स को क्या करता है स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ही स्टिमुलेट करता है तो ये सोमैटोट्रॉप्स निकालता है क्या ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है जाता है किसके डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर टिश्यू के ऊपर जाने के बाद वहां पे क्या करता है ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस कराता है। ठीक, एक तरह से पहले ग्रोथ हार्मोन का क्या करता है सिंथेसिस कराता है, और यही ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है हेल्प करता है क्या करता है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ऑर्गन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
वुंड हीलिंग में अगर इंजरी हुआ तो उसको हीलिंग में, ये डिफरेंट के जो ग्रोथ होते हैं या डेवलपमेंट होते हैं, हीलिंग प्रोसेस होते हैं, ये सब में क्या करता है जाके वहाँ पे अपना फंक्शंस करता है। तभी तो हम लोग का, जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, क्यों ग्रोथ हम लोग का क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स ही जाके वहाँ सेल डिवीजन में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। चोट लग गया तो वहाँ पे भी सेल डिवीजन प्रोसेस के ही अनुसार क्या होगा, वहाँ पे नए सेल्स का निर्माण होगा, तो उसके लिए भी ग्रोथ हार्मोन्स क्या जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा हमारा जो सेल्स है, वो दूसरा सेल्स अब दूसरा सेल्स क्या है, अब ये सोमैटोट्रोफस का मतलब आ गया कि ये ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, सिंथेसिस कराने के लिए स्टिमुलेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं थायरोट्रॉप्स। ये भी सेल्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, पाया जाता है। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से क्या आता है, हाइपोथैलेमस से आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक, कौन सा आता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स आता है, आने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में ये क्या करता है, थायरोट्रॉप्स सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जो थायरोट्रॉप्स सेल्स होती हैं उस सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब निकलेगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके वहां के थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और अंदर जाएगा। उसके अंदर जाके फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं उस फॉलिकुलर सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ये थायराइड हार्मोन्स का क्या करती हैं, सिंथेसिस करती हैं, T3 और T4। और ये थायराइड हार्मोन्स क्या करती हैं, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इस तरह से बॉडी का फंक्शन ये क्या करता है, करता रहता है। तो अब समझा कि हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स बनाने में कौन मदद कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। लेकिन उसके लिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो किस सेल्स द्वारा आ रहा है, थायरोट्रॉप्स एक सेल्स होता है जिसको स्टिमुलेट करता है, कौन सा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो जिसकी वजह से निकलता है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स निकलता है। अब नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन्स है, देखो दूसरा ये हार्मोन्स हो गया। इसी तरह से सारे हार्मोन्स क्या सेल्स है, उन्हीं सेल्स को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होती है ये स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स क्या आते हैं, निकलते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा, ये तीसरा जो होता है गोनाडोट्रॉप्स। ये जो गोनाडोट्रॉप्स सेल्स होती हैं, ये गोनाडोट्रॉप्स सेल्स को भी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन से निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है और आने के बाद गोनाडोट्रॉपस सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे स्टिमुलेट करता है तो यहाँ से दो हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। देखो पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पाए जाते हैं 5 सेल, लेकिन ये टोटल 7 हार्मोन्स का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अभी देखो एक हार्मोन्स हो गया, 2 हार्मोन्स। अब इसके अंदर क्या है, 2 हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। कौन सा होता है, FSH होता है और LH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये क्या करती हैं, जाती हैं अपना वर्क करती है किसके ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर करती है, और मेल में टेस्टिस के ऊपर करके टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस कराती है, और फीमेल में ओवरी के ऊपर सिंथेसिस करके फॉलिक्यूल को क्या करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस कराती है, जिसकी वजह से यूट्रस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ये यूट्रस को भी मैच्योर बनाती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इस तरह से ये 2 हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, कहाँ से, गोनाडोट्रॉप सेल से, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है।
और इनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स का नाम है जीएनआरएच, जो आता है हाइपोथैलेमस से। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो गोनाडोट्रॉपिक सेल्स होती है, यही गोनाडोट्रॉप्स रिलीज करती हैं क्या, एफएस और एलएच। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ये तो मैं नॉर्मली ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो सेल है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है, ये हो गया तीसरा। अब देखो चौथा हमारा जो पाया जाता है, ये पांचवा हो गया। ये जो चौथा हार्मोन, चौथा सेल्स है जिसको बोलते हैं लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स नाम से ही पता चल जाता है कि लैक्टोट्रॉप्स का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस करना। अब इसको प्रोलैक्टिन को सिंथेसिस करने के लिए यहाँ से फिर से एक हार्मोन आएगा जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ से आएगा कौन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स आके लैक्टोट्रॉप सेल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट लैक्टोट्रॉप सेल को, और तब लैक्टोट्रॉप सेल क्या करेगी, रिलीज करेगी क्या, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होती है तो ये हार्मोन्स निकल कर जाएंगी कहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक। और जैसे ये मेमोरी ग्लैंड के पास जाएंगी तो वहां पे सिंथेसिस कराएंगी क्या, प्रोलैक्टिन की, और ये प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस होगा, ठीक। इस तरह से प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस होगा तो वहां पे क्या करेंगी, मिल्क का सिंथेसिस कराएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ से प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस हो गया, उल्टा थोड़ा हो गया। अब देखो ये क्या करेंगी, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस कराएंगी, और यह प्रोलैक्टिन जाएगा कहां पे, मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में। और मेमोरी ग्लैंड में जाने के बाद ये क्या कराएगा, मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा किसके अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ड्यूरिंग जब डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वहाँ पे क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराने में ये मदद करता है। कौन करता है, प्रोलैक्टिन। और इस प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस क्या होता है, लैक्टोट्रॉप सेल्स के, जो लैक्टोट्रॉप सेल्स का वो आपका कहाँ मौजूद होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और इसके स्टिमुलेट करने वाली कौन थी, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो पांचवा सेल है। अब ये पांचवा सेल्स जो है, लास्ट सेल्स, ये सेल्स भी आपका कहाँ मौजूद होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर। अभी हम सारे पांचों सेल्स के बारे में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर जो कार्टिकोट्रॉप्स सेल्स होती है, इसको क्या होता है, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स आता है। ये कार्टिकोट्रॉपिक एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स आता है, कार्टिकोट्रॉप्स सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलता है क्या, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है तो ये जाता है किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाने के बाद वहाँ क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसको स्टिमुलेट करके वहाँ से क्या करता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, कार्टिसोल का क्या करता है, सिंथेसिस कराता है। इस तरह से हमारे ये 5 सेल्स जो पाए जाते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिए कौन कौन सेल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली सेल्स के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में क्या करेंगे, हम इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। किस तरह से जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन से निकलता है, किस तरह से इसका फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटिंग भी हार्मोन्स आती है। तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स कैसे काम करती हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। उसके इस तरह से ये आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ग्लैंड, उसके अंदर 5 सेल्स पाई जाती हैं। ये कितने हार्मोन्स को सीक्रेट की, 7 हार्मोन्स का सीक्रेट की। अब हम अलग अलग सेल्स के बारे में, अलग अलग हार्मोन्स के बारे में इंडिविजुअली क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हार्मोन्स है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारा जो है कि जो फर्स्ट हार्मोन्स है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पहला हार्मोन्स हमने बताया है, उस पहले हार्मोन्स को हम यहाँ डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। पहला हार्मोन्स कौन सा रिलीज हो रहा था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहा था, कैसे रिलीज हो रहा था, देखो
जो हाइपोथैलेमस है उस हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स। ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होता था तो स्टिमुलेट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सेल पाई जाती हैं सोमैटोट्रॉफ सेल्स। ये सोमैटोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करता था जिसकी वजह से निकल रहा था क्या, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, जाता है सेवरल टिश्यू को क्या करता है, डिफरेंट टिश्यूज पाई जाती हैं, ठीक, उन टिश्यू को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से सिक्रीट होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को क्या करता है, सिक्रीट करता है, या तो इसको बोल सकते हो सोमैटोडर्मिन। सोमैटोडर्मिन का क्या करता है, सिक्रीट करता है, लेकिन ज्यादातर नाम यही फेमस है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, जनरल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक, जो जनरल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये उसको क्या करता है, कराता है। और उसके बाद ये रेगुलेट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मतलब ये बॉडी के अंदर सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही नहीं कराता है, ये कुछ मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में बात करें कि अगर देखो क्या है कि अगर कभी ऐसा कंडीशंस आ जाता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि हम उपवास रख लिए तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन ना हो इसीलिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराता है, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर कराता है, और वहाँ पे करा के क्या करता है, ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं उसको पहले से ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख देता है, ताकि जब भी फास्ट हो तो वही जो ग्लाइकोजन है वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसी से एनर्जी का क्या कर सके, प्रोडक्शन। क्योंकि देखो जो नर्व न्यूरॉन्स होती हैं उन न्यूरॉन को प्रॉपर हमेशा क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। अब पता चला आप खाना नहीं खा रहे हो, फास्ट हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज मिल नहीं रहा। खाना नहीं खाओगे तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, सोर्स होता है किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब जाके क्रेब्स साइकिल से आपका क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। इसी तरह हम क्या करता है, ये कुछ मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करता है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। कौन करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। अब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो भी है हम पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज, छोटा सा भी प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, वो यहाँ पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं, हमारा इस लेक्चर में आपको हार्ड नहीं मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो मैं और इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सारा चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो जो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलीज हुआ है, ठीक, कैसे रिलीज हुआ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब ये हार्मोन्स करता क्या है, देखो ये जो ग्रोथ रिलीजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ये रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, सेल्स के लिए रिस्पॉन्स करता है। कौन कौन सी सेल्स, लीवर सेल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, अदर टिश्यू हो गया, ठीक है। इन सब सेलों के, इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, इन सेल पे जाके ये अपना क्या करता है, वर्क करता है, जिसकी वजह से ये सिक्रीट करता है। जैसे देखो ये आएगी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये आके इन सब सेलों को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, ठीक। जैसे लीवर सेल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जब स्टिमुलेट करेगी तो वहां से क्या निकलेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, रिलीज होगा, और यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्ट करेगा कि दो तरीके से एक्ट करेगा, ठीक। जो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये जब रिलीज होगा, सेल्स से रिलीज होगा, तो ये दो तरीके से काम करता है। एक करता है लोकली, और एक करता है क्या, अदर टिश्यू है ब्लड स्ट्रीम। लोकली का मतलब क्या है, ऑटोक्राइन, मतलब कि जो ये हार्मोन जैसे ये निकलेगा, ये इंसुलिन लाइक फैक्टर, ये क्या करेगा, उसी सेल पे करे, जिस सेल से निकला है उसी सेल्स के ऊपर क्या करे, ये वर्क करे, उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में
ये सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा एक केमिकल मैसेंजर, और वो केमिकल मैसेंजर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा उसी सेल, सेम सेल के रिसेप्टर से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही बाइंड होगा तो उसकी वजह से जब बाइंड होगा तो प्रोसेसिंग करेगा, फंक्शन करेगा, तो उसकी वजह से जो सेल का बिहेवियर है वो क्या होगा, चेंज होने लगेगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, सेल सेंड सिग्नल टू इट्स सेल। सेल क्या करता है, खुद के सेल के लिए ही क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। और जब ये सिग्नल क्या होता है, जाता है, तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है उसको ग्रोथ के लिए। ठीक, फीडबैक सिस्टम के थ्रू क्या करता है, उस सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसका जो ऑटोक्राइन जो होता है, इसके अंदर जो टारगेट सेल होता है वो खुद सेल होता है। ठीक, मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स जो निकाल रहा है, निकालने के बाद उसी फैक्टर का इस्तेमाल अपने ही ऊपर ही क्या कर रहा है, अपने ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। अब दूसरा क्या है, जो ये हार्मोन दूसरा क्या करता है, दूसरा है ये अदर, ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाके घुल जाता है और इस तरह से अपने पास वाली जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब सेल्स को क्या करता है, जाके वहां पे मैसेज को सेंड करता है, जिसकी वजह से वहां पे ग्रोथ एंड डेवलप देखने को मिलता है। जैसे ऐसे टाइप को हम बोलेंगे पैराक्राइन। पैराक्राइन मतलब कि अपने सेल्स को नहीं, अदर सेल्स को क्या करे, ग्रोथ इंसुलिन लाइक फैक्टर को क्या करे, एक मैसेज के केमिकल मैसेज आता है उसको सेंड करता है। अब देखो यहाँ पे सेल सेंड केमिकल सिग्नल किसको सेंड कर रहा है, अदर सेल को, जो उसके अराउंड जो सेल्स हैं उन सेल्स को क्या कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है। एग्जांपल में स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स केमिकली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विद क्या, ईच अदर बिटवीन अदर सेल्स, मतलब कि दूसरे सेल्स के क्या करता है, साथ कम्युनिकेट करता है एक केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू। और वहां पे जा केमिकल जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वहां पे जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलेट करेगा। देखो एक क्या कर रहा है लोकली, मतलब एक खुद को कर रहा है, खुद के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, एक बगल वाले सेल को क्या कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, जिसे पैराक्राइन बोल रहा है, और जो खुद के सेल पे कर रहा है जिसे ऑटोक्राइन बोल रहे हैं। और इसमें जो टारगेट सेल्स होते हैं क्या होते हैं, अदर नियर बाई सेल्स, जो पास की नियर बाई सेल्स होती है वो उसमें टारगेट सेल्स होती है, किसमें, पैराक्राइन में। और ऑटोक्राइन में क्या होती है, वो सेल खुद अपना टारगेट सेल्स होता है। ठीक है, इस तरह से ये ग्रोथ जो हार्मोन्स आता है, इस तरह से ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करता है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखते हैं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है कि बच्चों के ऊपर किस तरह से वर्क करता है और अडल्ट के ऊपर किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि देखो अडल्ट में क्या होता है कि एक निश्चित समय आने पर उनकी लंबाई नहीं होती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जैसे इंजरी होती है, जो उनके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो होता रहता है। तो उसी तरह से हम बच्चों के अंदर देखते हैं कि जो बच्चों के अंदर अगर जब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सेल को, और जब ये सेल को स्टिमुलेट करेगा तो वो सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी और मल्टीप्लाई करेगी। और जब ये ग्रो करेगी मल्टीप्लाई करेगी बाय किसके थ्रू, इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल। सेल के अंदर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड क्या करेगा, रीअपटेक, ज्यादा अपटेक करेगा किसकी, अमीनो एसिड्स का सेल के अंदर, और वही अमीनो एसिड मिलके क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेलरेट करेंगे। ठीक, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और यही प्रोटीन क्या करेगा, अपने बॉडी के डिफरेंट क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स होता है ये बच्चों के ऊपर किस तरह से काम करता है। जो ये GHR ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, ये क्या करता है, ये ग्रोथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को क्या करता है, रिलीज करता है। जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, जो बॉडी के अंदर ग्रोथ रेट को क्या करता है, ग्रोथ रेट ऑफ स्केलेटन और स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड और एडोलेसेंट के समय इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट जब बढ़ जाता है तो बच्चों के अंदर क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, उनकी बॉडी का विकास होता है, उनकी लंबाई भी आती है, शरीर का विकास होता है। इस तरह से उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कराता कौन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अडल्ट के ऊपर किस तरह से ये ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स काम करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों में हमने देखा, अब बड़ों को देखते हैं ये क्या करता है। अडल्ट के अंदर जब ये ग्रोथ फैक्टर क्या होता है आते हैं
तो ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है ये हेल्प करता है क्या, मेंटेन ऑफ मास ऑफ मसल एंड बोन, बोन और जो मसल्स होती हैं उसको क्या करने में, मेंटेन करके रखने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। समझ गए, मतलब कि ये जो इंसुलिन लाइक फैक्टर होती हैं ये क्या करता है, ये तो ग्रोथ हार्मोन्स ही एक तरह से, और ये क्या करती हैं जो जैसे कि अडल्ट है अब उनके अंदर तो लंबाई बढ़ेगी नहीं, तो इसीलिए ये क्या करती हैं जो उनके मांस होते हैं जो बोन होते हैं उसको मेंटेन करके रखे रहता है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, यही प्रमोट करता है क्या, हीलिंग ऑफ इंजरी, अगर चोट वोट लग गया तो उसको क्या हील करने के लिए और क्या टिश्यू रिपेयर करने में ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जो ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है ये क्या करते हैं, ये इनहेंस करते हैं किसको, लिपोलाइसिस को भी ये क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं कि जैसे एडिपोज टिश्यू के अंदर जो भी फैट अगर स्टोरेज अवस्था में है उस फैट का ये लिपोलाइसिस कर देता है। ठीक, इस सारे फैट का क्या करता है, लिपोलाइसिस कर देता है। उनके लिपोलाइसिस करेगा तो जो उनकी फैटी एसिड है उन फैटी एसिड से ये एटीपी का क्या करेगा, सिंथेसिस कराएगा, और इस तरह से इनकी एटीपी का सिंथेसिस करा के किसके लिए कराएगा, अपने बॉडी सेल्स के लिए। ठीक, अपने बॉडी सेल्स के लिए भी ये क्या करेगा, यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये क्या करेगा, लिपोलाइसिस भी कराएगा। किसने कराएगा, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है उन सेल्स को एटीपी देने के लिए ये क्या करेगा, जो एडिपोज के अंदर फैट भरी होती है, फैटी एसिड होता है उसको क्या कर देगा, लिपोलाइसिस करके तोड़ देगा और उससे क्या कर देगा, एटीपी का प्रोडक्शन कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा अडल्ट में कैसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। कैसे करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कब करेगा, जब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज नहीं खाएंगे, जब हम खाना नहीं खाएंगे, जब हम ग्लूकोज अपटेक नहीं करेंगे उस समय हमारा यही कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये इसलिए मेटाबॉलिज्म कराता है ताकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और वो ग्लूकोज जाएगा लीवर में उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, स्टोर करके रख देता है। इसलिए रख देता है कि जब कभी भी आप फास्टिंग हो, ठीक, फास्ट हो, जब फास्टिंग होगी तो उस समय तो आप खाओगे नहीं, तो अगर उस समय अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तो वही ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा, फिर इनहेंस कर देगा। पहले देखो यही स्टोर भी कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, स्टोर कराएगा कहाँ पे, लीवर के अंदर स्टोर कराएगा। कब, जब उसको ग्लूकोज आप नहीं खाओगे तब। उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर से ये लीवर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और लीवर सेल्स क्या करेगी, उसी ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन को क्या करेगी, वापस से ग्लूकोज में बदल देगी और ग्लूकोज में बदलने के बाद उसको क्या करेगी, लेकिन ऐसे कहने से नहीं बदलता है, हेल्प करवाता है बदलने के लिए, स्टिमुलेट करता है। जैसे ग्लूकेगान को स्टिमुलेट करेगा तो ग्लूकेगान जाके उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में, और फिर उसको क्या करेगा, ब्लड में छोड़ देगा, और ब्लड में छोड़ेगा तो ब्लड क्या करेगा, उस ग्लूकोज को पूरे सेल्स के पास ले जाएगा और इस तरह से वहां पे एटीपी का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। एक बार यहाँ देख लो, ऐसे नॉर्मली है, देखो इसमें क्या है, जब ग्लूकोज आप कम खाओगे तो और ये यूज हम कब करेंगे, जब ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसका यूज कब करेंगे, जब हम क्या एटीपी प्रोडक्शन भी करेंगे। उसके बाद कब करेंगे, जब ग्लूकोज ये क्या करता है, देखो एक्शन क्या है, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोज क्या करेगा, स्टोर कर लेगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन जब हमें एटीपी की जरूरत होगी, क्योंकि देखो हमारे न्यूरॉन्स को हमेशा एनर्जी चाहिए, एटीपी हमेशा चाहिए, तो उसको कमी ना हो, इसीलिए हम ये जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करके रखे हैं, ताकि जब भी हम कभी फास्टिंग रखेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन होगा। जब ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डाउन होगा, तब उस समय यही इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर क्या करेगा, बोलेगा ग्लूकोगान से, भैया क्या करो, ग्लूकोज का लेवल कम है, एक काम करो, जो ग्लाइकोजन है उसको तुम क्या करो, ग्लूकोज में बदल दो, ठीक है। तो तुरंत ग्लूकोगान क्या करेगा, वहां लीवर सेल्स के पास जाएगा और उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा तो लीवर उसको तुरंत कहाँ छोड़ेगा, ब्लड स्ट्रीम में, और जैसे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा तो वो सेल्स के पास जाएगा और सेल्स के अंदर जाएगा तो उसका होगा पहले लाइन
ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होगा और उसके बाद एटीपी का सिंथेसिस होगा, फिर उसी एटीपी के सिंथेसिस से और एटीपी सिंथेसिस हो गया और उसी से क्या होगा, एनर्जी मिल गया। ठीक, इस तरह से क्या होगा, ऑर्गन फंक्शन करने लगे। और इस तरह से ये पॉइंट्स हो गया। इस पॉइंट्स में देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कंफ्यूजन अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कमेंट में जरूर बोलें। ठीक है, और उसके बाद अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो इसके अंदर कई पॉइंट है, क्योंकि हम एज ए थ्योरी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें हर एक पॉइंट को लेके चलना है। हम एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं थ्योरी बता रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ताकि आपका एक बार वीडियो देखोगे एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तब, ठीक है, मन लगा के पढ़ोगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो ये हमारा सोमैटोट्रॉफ सेल्स है, ये सोमैटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स फ्यू आवर्स मतलब हमेशा कुछ घंटों, हर घंटे क्या करता है, सिक्रीट होता रहता है। फ्यू आवर्स स्पेशली ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब आप सोए रहते हैं तो उस कंडीशन में ये हर घंटे क्या करता है, इस हार्मोन्स को, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, इसको क्या करता है, रिलीज करता रहता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को प्रॉपर नींद लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, जब वो प्रॉपर नींद लगेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर बार बार क्या होंगे, हर एक घंटे में उसको ग्रोथ हार्मोन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, और वो ग्रोथ हार्मोन्स हेल्प करेंगे उनके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ये सिक्रीट, जब इसका जो सिक्रीशन होता है, इस सिक्रीशन को कंट्रोल कौन रखता है। पता चला आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और बहा जा रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है। जब वो एक्सेसिव सिंथेसिस होगा तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस पे कंट्रोल करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो दो हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो दो हार्मोन्स कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं, हाइपोथैलेमस से। कौन हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, एक है ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इसके जो सिक्रीशन होता है, इस सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ये सिक्रीट कराता है, ये प्रमोट करता है क्या, इसको सिक्रीट करने के लिए, ताकि ये ग्रोथ हार्मोन्स का क्या हो, सिक्रीशन हो। लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है, ये उसी ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। ठीक, अब ये करता कैसे है, देखो इसको तो अपने आप तो कर, अब कैसे पता चलेगा हाइपोथैलेमस को कि ग्लूकोज बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा है। ठीक, तो इसके लिए इसमें तो एक मैकेनिज्म होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है, अगर वो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, अगर हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो वहां तुरंत हाइपोथैलेमस को ट्रिगर कर देगा। जैसे ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस को, तुरंत हाइपोथैलेमस रिलीज क्या कर देगा, ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स को, और इसे सीक्रेट करेगा और तुरंत ग्रोथ हार्मोन्स आके क्या करेगा, सप्रेस कर देगा किसको, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट पॉइंट यही फ्लो चार्ट बना दूंगा ताकि आप लोग उसको नोट भी कर ले, आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, किस तरह से उसको जो हार्मोन्स होता है किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है। इस हार्मोन्स का रेगुलेशन करने के लिए आपको पता है, रेगुलेशन मतलब क्या, मतलब कि हार्मोन्स का लेवल क्या करे, मेंटेन करके रखे, ना तो हार्मोन्स को एक्सेसिव सिक्रीशन होने दे, ना तो लो सिक्रीशन होने दे, मतलब उसको कम बेसी करता रहे। अगर जरूरत पड़े तो सिक्रीट करा दिया, अगर बढ़ रहा है तो कम कर दिया, इसी को बोलते हैं क्या, रेगुलेट करना। अब क्या है, हमारा जो ये दो टाइप के हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपको पता है हाइपोथैलेमस से क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जब ये निकलते हैं और ये जो सिक्रीशन होता है ये डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर जो उसका लेवल है ग्लूकोज का, उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हार्मोन्स सिक्रीट होंगे या नहीं होंगे। फिर अब क्या है, अगर दो कंडीशंस इसमें देखने को मिल सकते हैं, एक क्या है हाइपरग्लाइसेमिया, एक है क्या हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल
ग्लूकोज लेवल में क्या होता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही कम होगा, जैसे मान लो अब इसका सिर्फ हम बात करें हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन में बात करें, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया जब होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा। जब बढ़ेगा तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक, जैसे क्यों हाइपो, कैसे हाइपोथैलेमस, क्योंकि देखो ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाता है, हाइपोथैलेमस को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो वहां से वो ट्रिगर हो जाता है। और जब ट्रिगर होगा वो चेक सेंस कर लेगा अगर ग्लूकोज का लेवल क्या है, अरे बढ़ रहा है, बाप रे, तुरंत क्या करेगा, सीक्रेट कर देगा क्या, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा। और ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स जाके तुरंत ग्रोथ, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, उस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। और जैसे सप्रेस करेगा तो मेटाबॉलिज्म में भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। जो मेटाबॉलिज्म सप्रेस क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का लेवल अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए, जब कम हो जाएगा तो ये हाइपरग्लाइसेमिया और कंडीशन क्या होगी, कम खत्म हो जाएगी। अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया है, नॉर्मल हो गया। हमारे ब्लड को एटीपी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज भी चाहिए, लेकिन ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस को पता चल गया, वो जब कम होगा तो इससे ये स्टिमुलेट होगा क्या, हमारा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर देगा क्या, ग्रोथ हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स। जैसे छोड़ेगा तो ये ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन प्रमोट करेगा क्या, ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन को, और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कराएगा। और ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, ब्लड के अंदर बढ़ा देगा मेटाबॉलिज्म करा के। ठीक है, इस तरह से ये ग्लूकोज का क्या करा दिया, बढ़ा दिया लेवल, समझ गए। और ये इस तरह से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में लेवल को मेंटेन और घटाता बढ़ाता रहता है। ये और नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, कुछ अदर स्टिमुलाई हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं, हम अभी आज इसको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखो अदर स्टिमुलाई। अदर स्टिमुलाई में भी हम देखेंगे कि पहले प्रमोट वाला देखेंगे और इनहिबिट वाला देखेंगे। पहले हम बात करते हैं किसका, प्रमोट का, कि अदर स्टिमुलाई किन अदर स्टिमुलाई की वजह से आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रीट होता है। कौन कौन से होता है, जब आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस का पार्ट होता है, ये जब एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है, जब आप क्या हो, डीप स्लीप कर रहे हो। डीप स्लीप कर रहा है मतलब इतना डीप कि आई बॉल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, और उस कंडीशन में क्या हो, फैटी एसिड का लेवल डाउन हो गया हो बॉडी में, और अमीनो एसिड का क्या हो गया, अमीनो एसिड का लेवल बढ़ गया हो। कहाँ, ब्लड के अंदर अगर फैटी एसिड का लेवल क्या कम हो गया हो, अमीनो एसिड का लेवल क्या बढ़ गया हो, और आपका डीप स्लीप में हो, आई बॉल भी मूवमेंट ना कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिगर करेगा किसको, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से ये निकलवाएगा क्या, सिंथेसिस कराएगा क्या, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। और नेक्स्ट पॉइंट में है सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैसे करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से कैसे ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस करा रहा है। इसके अंदर जब आप स्ट्रेस में हो, एक्सरसाइज करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, हेल्प करता है। कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है, जैसे ग्लाइकोजन हेल्प कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है, कार्टिसोल कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है, ये सब क्या करती है, मिल जाती हैं, और ये वर्क करती है, सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी करने लगती है, जिसकी वजह से ये प्रमोट करती है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और प्रमोट करेंगे तो उस तरह से क्या निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ये देखो हाइपोथैलेमस का है एक्टिविटी, मतलब ये कुछ अदर स्टिमुलस है जो ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करा रही है, सिक्रीशन करवा रही है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अदर स्टिमुलेंट है जो ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट कराते हैं, क्योंकि देखो जब कोई सिक्रीट भी करा रहा है तो कोई इनहिबिट भी करा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनहिबिट कौन कराता है। अब देखिए अभी हमने ये अदर स्टिमुलाई है जो कि ग्रोथ फैक्टर को क्या कर सकता है, इनहिबिट। अभी हमने प्रमोट देखा, अब ये क्या, इनहिबिट वाला देखेंगे। अब देखो अगर हमारे बॉडी या ब्लड के अंदर
फैटी एसिड का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और अमीनो एसिड का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। उस कंडीशन में और उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट हो स्लीप में, मतलब आप सोए लेकिन आपकी आई मूवमेंट क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, आप सपना देख रहे हो, ठीक। या तो इमोशनल डेप्रिवेशन में आप इमोशनली थोड़ा सा इमोशन में हो, कोई मतलब कि जैसे इमोशनली स्टेट में हो, उसके बाद क्या है ओबेसिटी में हो, या तो लो लेवल थायराइड हार्मोन्स का क्या हो, लो लेवल हो। उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे क्या, आपका जो HCl सिक्रीशन है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। जो ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है, उस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। इस तरह से ये क्या करेंगे, अदर स्टिमुलाई जो होती है ग्रोथ हार्मोन्स का क्या करती है, इनहिबिट करती हैं। और पीछे प्रमोट हमने पढ़ा, अब ये क्या है, इस तरह से इनहिबिट कर देगी। लेकिन अब देखो हमारा जो HCl है ये खुद को भी क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, मतलब इट से खुद से अपने आप को क्या कर सकता है, रोक सकता है। कैसे रोक सकता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अपना प्रोडक्शन खुद ज्यादा करा देगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो जाके हाइपोथैलेमस को ही सप्रेस कर देगा। जब हाइपोथैलेमस को सप्रेस कर देगा तो वहां से रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो ये खुद ही क्या ग्रोथ हार्मोन्स को नहीं निकाल पाएगा। इस तरह से ये आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हार्मोन्स है इसके आगे थायराइड हार्मोन्स, उसके बारे में बात करेंगे। आज क्लास इतना ही। अब उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी क्लास में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप उन्हें हमें कमेंट करके बताएं। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हो सके, बहुत से पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें उसको कर देंगे तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजो और जिसको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, टॉपिक समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं यहाँ कठिन से कठिन टॉपिक को ईजिली आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक्स जैसे कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, MSN से कोई भी अगर टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।